हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी पे। एक मेरे फ्रेंड हैं जो इनकम टैक्स ITR 1 फॉर्म कई सालों से फाइल कर रहे थे, बट इस साल उनकी एलिजिबिलिटी इनकम टैक्स ITR 1 फॉर्म फाइल करने की नहीं थी, तो उनको ITR 2 फाइल करना था। अब ITR 2 फाइलिंग के लिए उनके पास ऑफलाइन मेथड था, उनको ऑनलाइन सबमिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था और उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने उस सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू फाइल करने की भी कोशिश करी, बट वो फाइल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया इस पे हेल्प करने की, तो मैं आज उनकी इंफॉर्मेशन के थ्रू आप सभी को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वो लोग जो इनकम टैक्स ITR फॉर्म 2 और फॉर्म 3 के लिए एलिजिबल हैं और वो 10,000, 15,000, 20,000 जो आजकल फाइलिंग के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं और वो पे नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल होगा। तो ये केवल पैसे ही नहीं कि आप 10, 15,000, 20,000 बचा रहे हैं, बल्कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सही प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, सीए बहुत ही जल्दबाजी में आपकी फाइलिंग करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिस हो सकती हैं। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करेंगे और अपने ही फाइल करेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सही है और आपने एक्यूरेट फाइलिंग करी है। तो आज हम लोग समझते हैं कि ITR 2 के बारे में सारी चीज़ें। तो ITR 2 कौन फाइल कर सकता है, ठीक है, कौन एलिजिबल है? तो पहला ITR 2 इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF। मतलब ऐसा नहीं कोई एंटिटी है वो ITR 2 फाइल नहीं कर सकती। अगर उसकी एलिजिबिलिटी है तो वो ITR 3 फाइल करना होगा। अगर आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं और कुछ बिजनेस का काम कर रहे हैं बट इंडिविजुअल नेम पे या HUF के नाम पे, तो ही आप ITR 2 फाइल कर रहे हैं। तो क्या क्या है ITR 2 के लिए एलिजिबल? अगर वो सैलरी पर्सन है या पेंशन अर्न करता है तो ITR 2 फाइल कर सकता है। अगर उसका कैपिटल गेन्स है या कैपिटल लॉस है उस साल में, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, अपने शेयर बाई सेल किया है और उससे कैपिटल गेन अर्न हुआ है या लॉसेस हुए हैं, तब भी आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? होल्ड इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एसेट। अगर आपने फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई एसेट है आपका, तब भी आपको उसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी और वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ITR 2 में फाइल करनी पड़ेगी। अगला क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रिसोर्सेज। अदर लॉटरी रिसोर्सेज अगर कोई भी इनकम है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, बट ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल और HUF होने चाहिए, ठीक है। रिसीव डिविडेंड इनकम, अगर आपको डिविडेंड इनकम रिसीव होती है तो भी आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। ओन मोर देन वन प्रॉपर्टी, यस, अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी एक प्रॉपर्टी थी तब तो ITR 1 में चल जाएगा, बट जैसे ही उसने 2 प्रॉपर्टी हुई उसके नाम पे, तब उसकी एलिजिबिलिटी ITR 1 में नहीं रहेगी, ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिविजुअल जनरेटिंग इनकम ऑफ ₹5,000 एंड अबव फ्रॉम एग्रीकल्चर सोर्सेज। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्जेम्प्टेड होती है, और अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 एंड अबव है तब आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 है तब आप ITR 1 में सबमिट कर सकते हैं, बट उसके ऊपर आपको ITR 2 में ही उसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगला क्या है? ट्रेड इन क्रिप्टो एसेट और हैव फॉरेन इनकम। अगर आपके फॉरेन इनकम है या क्रिप्टो डिजिटल कोई एसेट है, तो अगर उसकी कोई इनकम है तो आपके फॉरेन से इनकम, क्रिप्टो से इनकम है, अगर कोई डिजिटल एसेट से इनकम है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। तो अगला क्या है? ये डिक्लेरेशन जरूरी है, डू नॉट ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन और प्रोफेशन। मीन्स अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न करते हो तब आपके लिए ITR 2 नहीं है, आपके लिए ITR 3 है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसके अकॉर्डिंगली ही आप ITR 2 या ITR 3 फाइल करेंगे। तो ये क्लियर हो गया, इससे ये पता चल गया कि आप अगर इनमें से कोई भी इनकम सोर्सेज है, आपका कोई भी एलिजिबिलिटी बनती है, तभी आप ITR 2 फाइल करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है कि आपको इंडिविजुअल या HUF होना चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, बिजनेस या प्रोफेशन है, तब आपकी ITR 3 की फाइलिंग होगी। अब क्विकली हम लोग डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो सकता है। वैसे अगर आप फाइलिंग कर रहे हैं ITR तो आपको पता होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लिए, बट फिर भी समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फाइल ITR। अ कॉपी ऑफ लास्ट ईयर टैक्स रिटर्न, अगर आपने टैक्स रिटर्न पिछले साल फाइल किया है तो उसको अपने पास रखिए, सो दैट उसकी कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो इस साल आप कैरी फॉरवर्ड उसको कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जिससे पता चले कि आपकी कितनी इंटरेस्ट वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए, सो दैट कोई भी फिगर जरूरत पड़े तो आपको कंसाइल कर पाओगे। TDS सर्टिफिकेट, कहीं भी आपने TDS पे किया और आपके पैन कार्ड पे उसकी रिपोर्टिंग हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सेविंग सर्टिफिकेट, डिडक्शंस,
अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो वो सारे ही डिडक्शन की आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके LIC खरीदा है, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा है, टैक्स FD करी है, ELS म्यूचुअल फंड में, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारी डिडक्शन के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इंटरेस्ट स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट पेड टू यू थ्रू आउट द ईयर, अगर आपने कोई इंटरेस्ट अर्न किया है तो उसकी इंटरेस्ट की स्टेटमेंट हो, सो दैट आप टैली कर पाओ जब भी फाइल करोगे सबमिशन के लिए। बैलेंस शीट, अगर आप बिजनेस का काम कर रहे हो अब इंडिविजुअल नाम पे, और उसकी बैलेंस शीट का सभी डिटेल्स होनी चाहिए, सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन जरूरत होगी तो आप फाइल फिल कर पाओगे। इन केस यू अर्न फ्रॉम सैलरी यू रिक्वायर फॉर्म 16, अगर सैलरी आपकी इनकम है तो फॉर्म 16 हो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, जिसमें सारी डिटेल्स होगी थ्रू आउट द ईयर, आपने कितना सैलरी अर्न किया और उस पर क्या TDS एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। इन केस यू हैव अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट एंड TDS वाज डिडक्टेड यू रिक्वायर अ TDS सर्टिफिकेट, अगर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो सेविंग अकाउंट पे या फिक्स डिपॉजिट पे तो उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। यू विल ऑल्सो रिक्वायर फॉर्म 26 AS फॉर वेरिफिकेशन ऑफ TDS, मतलब ये फॉर्म जो 26 AS है ये आपको इनकम टैक्स की साइट पे मिलेगा। आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स में आप सेक्शन में जाएंगे, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। उसमें आपको मैंडेटरी है, आप प्री फिल आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप 26 AS डाउनलोड कर लीजिए, AIS स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे आपको थ्रू आउट द ईयर आपकी पैन पे रिपोर्टिंग क्या क्या हुई सारी डिटेल्स आपको वहां से टैली करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। इन केस यू आर लिविंग इन अ रेंटेड प्रीमाइस यू विल रिक्वायर अ रिसिप्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेंट रिसिप्ट भी आपके पास होना चाहिए। ये सारी मैंने बनाई है सो दैट आपको कोई भी इनमें से मिसिंग हो तो आपको याद आ जाए। ठीक है। इन केस यू हैव अ कैपिटल गेन्स शेयर यू विल नीड अ समरी ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। हाँ, अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो इस साल आपको रिपोर्टिंग जो होगी वो 2 पार्ट में करनी होगी, बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई, क्योंकि टैक्स रेट चेंज हुए हैं। ठीक है। इसको हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्सेल फिलिंग। टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इनकम यू विल रिक्वायर अ बैंक पासबुक वगैरह पे जिसपे इंटरेस्ट हो थ्रू आउट आप कैलकुलेट कर पाओगे, काउंट कर पाओगे। इन केस यू हैव इनकर्ड लॉसेस एंड विश टू क्लेम देन यू विल नीड अ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपको इस साल फाइनेंशियल जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो अगर लॉसेस हुए हैं और उस लॉसेस की रिपोर्टिंग करनी है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसकी भी आप प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है। इन केस यू विश टू सेव टैक्स सेक्शन 80C, 80G, 80D और 80GG देन यू विल नीड अ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। आपको पता है कि इंडिविजुअल को 80C में काफ़ी सारे टैक्स डिडक्शन की मिलती है, 1.5 लाख की लिमिट है, चाहे इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ELSS की बात करें या टैक्स सेविंग FD की बात करें या अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर इवन आपका होम लोन चल रहा है और आप प्रिंसिपल पे कर रहे हैं तो उसका भी क्लेम आप इसमें कर सकते हैं, बट इसकी लिमिट मैक्सिमम 1.5 लाख है। अदर रिपोर्टिंग जैसे है 80G है, डोनेशन कर रहा है, 80D है, अगर आप मेडिक्लेम लिया हुआ है तो वो सारी भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो सकते हैं किसी के लिए वो मैंने नोट आउट किया था। अब चलिए हम लोग यूटिलिटी को पढ़ते हैं, समझते हैं और यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी फाइलिंग करेंगे, सारी यूटिलिटी को सीखेंगे समझेंगे आज के टाइम पे। और जब यूटिलिटी कंप्लीट कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे, GSN फाइल प्रिपेयर कर लेंगे, तब हम लोग इनकम टैक्स की साइट पे आएंगे, उसको अपलोड करेंगे और देखेंगे लाइव उसकी रिपोर्टिंग करेंगे ITR फाइलिंग 2 की। तो चलिए यूटिलिटी को सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं। ये कौन सा एक्सेल है? जो हमने इनकम टैक्स की साइट पे डाउनलोड किया था वो एक्सेल यूटिलिटी का एक्सेल है और इस यूटिलिटी एक्सेल को हम लोग फिल करेंगे। ये एक्सेल बहुत ही डायनेमिक बनाया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और उन्होंने ऐसे सारे कमांड एंटर किए हुए हैं, जैसे ही आप डिटेल फिल करते जाओगे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ओल्ड रिज्यूम सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके डिडक्शन ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट करेगा, अगर आपने न्यू रिज्यूम सेलेक्ट किया है तो आपके बेनिफिट्स और डिडक्शन ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट करके कैलकुलेट करता जाएगा। तो चलिए ये एक्सेल है, इसको पढ़ते हैं क्या लिख रहा है इसमें। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट फॉर ईयर 2025-26। ठीक है, असेसमेंट ईयर है 25-26, इसका मतलब ये है कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर 24-25 का फाइल कर रहे हैं किस ईयर में, असेसमेंट ईयर 25-26 में। ठीक है। ग्रीन सेल्स और फॉर डेटा एंट्री, जहां जहां पे ग्रीन्स होगा वहीं पे आप एंट्री करना है। रेड लेबल जो भी है वो मैंडेटरी फिल है और कंट्रोल कॉपी कट पेस्ट जो भी होगा वो आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, ये पॉपअप है, आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले हमने डिटेल्स ये दिया था कि क्या क्या जरूरी है अगर हम फाइल करने चाह रहे हैं ITR। जैसे हमने बात करी थी कि ITR
1 की एलिजिबिलिटी नहीं है जिनके, और वो ITR 2 में फॉल कर रहे हैं, जैसे उनको कैपिटल गेन्स हो गया, या हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा है, ठीक है, या अदर सोर्सेज की वजह से, या उन्होंने डिजिटल एसेट कोई बाय किया हुआ है, तो मल्टीपल रीजन है जो हमने डिस्कस किए थे, अगर उनकी वजह से वो ITR 2 फाइल कर रहे हैं तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं। इस एक्सेल को हम लोग बहुत ही डिटेल में, बहुत ईजी वे में समझेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है एक कैंडिडेट का, उसकी सारी डिटेल्स को फिल करूंगा और मैं दिखाऊंगा उसको कैसे कैलकुलेट करता है बहुत ही इजी वे में, और उसको सबमिट भी करेंगे, सो दैट आपको भी उतना ही कॉन्फिडेंस है और आप एक्सेल के थ्रू आप इसको फिल करोगे। जब इसको फिल करेंगे हम लोग फाइनली कैलकुलेट करेंगे टैक्स, उसके बाद हम लोग जाके इनकम टैक्स की साइट पे इसको सबमिट भी करेंगे, ठीक है। तो A to Z प्रोसेस हम लोग सीखेंगे। तो ये है एक्सेल का फ्रंट पेज, इसमें सारे ही आपको कंबाइंड आपको शेड्यूल दिए होंगे, टोटल आपको यहाँ 35 तक दिया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आपका सारा शेड्यूल आपको पर्टेन करता है, आपको ये देखने की जरूरत है कि इसमें से कौन कौन सा शेड्यूल आपको पर्टेन करता है। फॉर एग्जांपल जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो तो सारा सबको इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। सैलरी डिटेल्स, अगर पार्ट 2 अगर आपको सैलरी से रिलेटेड है तो आपको फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे यस रहने दीजिए। अच्छा, ये सारे जो कॉलम है अगर आपको पर्टेन नहीं करता आप नो करेंगे, वो यहाँ नीचे जो है आपको मैंडेटरी फाइलिंग जो करनी है सारी एक्सेल की, वो आपका हाइड हो जाएगा, वो आपको फाइल नहीं करनी है ना, तो आपको चेक्स करने पड़ेंगे, मतलब सारे पे एक एक को जाके आपको ओके करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए सैलरी को आपने नो किया, एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे नो कर दिया, ठीक है, तो और इसको अप्लाई कर देते हैं। अभी यहाँ पे दिख रहा है शेड्यूल, ठीक है, जनरल शेड्यूल, ये शेड्यूल सैलरी का शेड्यूल है, ठीक है। अभी जो शेड्यूल जो सैलरी का वो गायब हो गया, अब जनरल पर रह गया है, शेड्यूल एस गायब हो गया। तो अभी देखा क्या हमने, शेड्यूल यस गायब हो गया है और केवल जनरल रह गया, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी आ गया। क्यों क्यों गायब हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दिया था। तो ये समझ में आया कि जो जो आपसे पर्टेन नहीं करता हो, अगर आप उसको नो कर दोगे तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अब यस किया, अब यहाँ पे वापस आ जाएगा, ये शेड्यूल एस वापस आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो जो कॉलम आपको पर्टेन नहीं करते हैं, सबसे पहले आप लोग थॉरोली उसको पढ़िए, समझिए उसके बारे में, और उसको नो करके अप्लाई कर दिए, सो दैट आपकी जो डिटेल आपकी एक्सेल होगी वो कम होगी और आपको ईजी होगा फिल करने में, ठीक है। ये जैसे मैंने एक दो बार एक्सेल खोला हुआ था तो मुझे इनेबल करने को पॉपअप नहीं दिया, जब भी आप ओपन करोगे तो इसको एडिट इनेबल करना, सो दैट तभी आपको एडिट करने देगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं बेसिक चीज की। जब डिटेल्स आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी तो बहुत सारी डिटेल चाहिए। चलिए ओपन करते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट नेम चाहिए, मिडिल नेम, सर नेम, पैन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आधार की कॉपी नंबर चाहिए, बहुत सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा, ठीक है। इसको भरने में कम से कम आधे एक घंटे लगेंगे। तो आपके पास उसमें भी इनकम टैक्स ने ऑप्शन दिया है, आप क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट प्रीफिल। अब प्रीफिल कहाँ पे, जैसे हमने डिस्कस किया था वहां पे जाके हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। इनकम टैक्स की साइट पे सबसे पहले हम लोग क्या डाउनलोड करना है, अगर आप ITR 1 ऑलरेडी फाइल करते हो और ITR 2 में आपकी एलिजिबिलिटी है तब ये आपको जरूरत होगी। अगर फर्स्ट टाइम फाइल करो तो ऑब्वियसली पहले आपको रजिस्टर करना होगा, अपना ID पासवर्ड, आप पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक करना होगा, तभी आप जाके वो सारे प्रीफिल इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे ना केवल आपकी इंफॉर्मेशन ही, बल्कि आपकी जो भी TDS रिपोर्टेड हुआ है, TDS डिडक्ट हुआ है, सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इसमें अपलोड कर देगा। हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। हाउस रेंट, हाउस प्रॉपर्टी है तो आप इसको ओके रहने दीजिए। कैपिटल गेन्स है, कैपिटल गेन्स जो कि अगर हाउस का आपने प्रॉपर्टी सेल करी है उसका कैपिटल गेन्स है, या शेयर सेल करे उसकी वजह से अगर आपको ITR 2 फाइल करना हो तो आपको ओके रहने दीजिए। 112 जो है वो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रिगार्डिंग है, अगर उस पर्टेन करता है तो आपको यहाँ फाइल करना होगा। 115 क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो वो अगर यहाँ पे शेयर सेल बाय कर रहे हैं तो उनकी रिगार्डिंग होगा, उनको डिटेल्स फाइल करना होगा। सिमिलरली वर्चुअल डिजिटल एसेट, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी वगैरह सेल बाय करी है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होगी, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो, नो यस। सिमिलरली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो आपको शो करना होगा, कोई अदर सोर्सेज से इनकम है। डिटेल्स ऑफ इनकम, ये क्या है, सेट ऑफ, अगर आपका लॉसेस हैं वो आपको इस कॉलम में सेट ऑफ करना होगा और वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, सो दैट वो लॉसेस आपको कवर हो सके। अब क्या है, लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर ईयर, अगर लॉसेस आपका सेट ऑफ नहीं हो पाया है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो इस कॉलम में फिल करना होगा, ठीक है। अब क्या आते हैं, 80C के बारे में पता ही है कि 1,50,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकती है, वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, या ELSS म्यूचुअल फंड खरीदते हो, या टैक्स सेविंग FDs में करते हो,
इवन आप अगर होम लोन का प्रिंसिपल भी पे करते हो, जो होम लोन चुका रहे हो, वो भी 80C में आता है। तो बहुत सारे डिडक्शंस हैं जो आप क्लेम कर सकते हो। ओल्ड रिजीम मिले तो उसके अदर बेनिफिट्स हैं, न्यू रिजीम के अदर बेनिफिट्स हैं, आप चेक कर लेना है, ठीक है। हम लोग ओल्ड रिजीम के थ्रू फिल करेंगे क्योंकि हमने जो कैंडिडेट का लिया उसने बहुत सारे बेनिफिट्स ओल्ड रिजीम से उसको पर्टेन करते हैं, तो हम लोग ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंगली फिल करेंगे। आप न्यू रिजीम के थ्रू भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिडक्शन थोड़ी ऊपर नीचे हैं, किसी में क्लेम नहीं कर सकते, किसी में क्लेम कर सकते हो। जैसे इसके लिए हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये पर्सन जो होम लोन इसने लिया हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर आप ओल्ड रिजीम लेते हो तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं लेट आउट है तभी आप क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं और कॉलम को 80G आप डोनेशंस को, अगर डोनेशंस आप देते हो तो आप रखिएगा, अदरवाइज इसको नो करते जाइएगा, ठीक है। 80D अगर हेल्थ इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो आप फाइल कर सकते हो इसमें। साइंटिफिक रिसर्च के डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली अगर आपने डोनेशन किया है तो 80GGA में डाल जाओगे। लोन टेकन, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, कोई भी स्पेसिफिकली लोन है उसका इंटरेस्ट है, ये जो है बहुत कम लोग पर्टेन करेंगे। जो पुराने लोन है, स्पेसिफिक लोन है, हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके लिए अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे है, ठीक है। जैसे 2022-3 के पहले अगर फर्स्ट होम लोन लिया हुआ है तो उसके लिए लोन आप इसमें इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो। हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हो तो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पे। 80 सेक्शन 80 जो है, 80IA 80 IB और IC जो है, स्पेसिफिक सेक्टर में अगर आपका बिजनेस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो आपका बिजनेस, अच्छा ये एंटिटी के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल पर्सन है, और ये अगर कोई कंपनीज हैं तो वो फाइल नहीं कर सकते, इंडिविजुअल और HUF ही फाइल कर सकता है, ठीक है। डिडक्शन अंडर 6A में क्या अलग अलग सारी डिडक्शन इसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगी, इसमें सारे डिटेल्स आपको एक्यूमुलेट होकर दिखाएगा कि कौन कौन से डिडक्शन में आपने क्लेम किया है, ठीक है। फटाफट इसको पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिटेल्स ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो इसको सेलेक्ट करेगा, अदर उसको नो कर देगा, ठीक है, ताकि वो कॉलम हट जाएगा। डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को आपने दिया हुआ है डोनेशन तो आप ओके करोगे, अदरवाइज आप नो कर देना, ये हट जाएगा। मोस्टली इंडिविजुअल पर्सन है वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन नहीं कर रहे हैं, कंपनीज वगैरह करती हैं, तो हम लोग ये जेन्युइन बातें कर रहे हैं, ठीक है। इनकम, इनकम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, इंक्लूडेबल इन इनकम ऑफ द SSC, अगर आपका माइनर कोई चाइल्ड है, आपका स्पाउस है और उसका इनकम आपके साथ क्लब हुआ है तो ये पर्टेन करता है, मतलब उसकी इनकम आप में अगर आप क्लब करना चाह रहे हो तो आप उसको दिखाओगे, अदरवाइज इसको हटा दोगे, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल, ये क्या है 115 जैसी, वो पर्सन अगर जो बिजनेस कर रहा है और उसने अपने जो इनकम में डिडक्शन इतना दिखाया है कि उसकी जो बेयर मिनिमम जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है अगर वो पे नहीं कर रहा है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल्स लाया हुआ है, ये इनकम टैक्स एक्ट आया हुआ 115 जैसी, इसमें उसको बेयर मिनिमम पे करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप फाइल करोगे, इसमें आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसको नहीं करोगे, क्योंकि एक एक चीज को अगर बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग तो इसी का कंप्यूटेशन के रिगार्डिंग इस पॉइंट में है। डिटेल्स ऑफ एग्जम्प्ट इनकम, ऐसी इनकम जो एग्जम्प्टेड है, जैसे डिविडेंड हुआ अगर आ रहा है तो वो एग्जम्प्टेड है, अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम है एग्जम्प्टेड है, अगर ऐसा कुछ है तो आप फाइल करोगे, चलिए इसको देखेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज को नो कर दोगे। पास थ्रू इनकम डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर ऐसा कोई है जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में है, तो डेवलपमेंट बॉन्ड्स में है, अगर रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड्स में ऐसे कोई है तो वो आप इसमें आप उसका इनकम को शो कर सकते हो। डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ, अगर आउटसाइड इंडिया आपकी इनकम है और उस पर आपको बेनिफिट्स लेना है तो आप इस कॉलम में फाइल कर सकते हो, ठीक है। समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम्ड ऑफ टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, अगर ये समरी है जो टैक्स आपने पे किया आउटसाइड इंडिया, चाहे आपकी इनकम है चाहे एसेट्स पे, फॉरेन एसेट्स से रिलेटेड, उस पर अगर आपने टैक्स किया तो उसकी डिटेल्स आप फाइल करोगे, और नहीं है तो नो करोगे। जनरल हम लोग आम पर्सन होता ही नहीं है, इंडिया में इनकम होना मुश्किल है, ठीक है, फिर भी ये है, आप देख लेना। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउस गवर्न बाई पुर्तगाल सिविल कोड, अच्छा इसमें बहुत सारे लोग अगर कंफ्यूज होकर, तो ये लॉ है एक पुर्तगाल सिविल कोड का, उसमें क्या होता है कि अगर आपकी स्पाउस है, अगर आपने शादी करी आप, तो आपकी स्पाउस का इनकम दोनों का डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली
अगर आपकी इनकम कुछ नहीं है, अगर आपकी स्पाउस इनकम अर्न कर रही है तो उसका जो इनकम हो वो आप में डिवाइड हो, उसके प्रॉपर्टी सब कुछ डिवाइड हो जाएगी। तो अगर ऐसे थ्रू आपको इनकम मिला है, या आपकी वाइफ हो, एज अ फीमेल आप फाइल कर रहे हो, हस्बैंड की इनकम ऐसी आप ऐड हो गई है, तो वो आप फाइल करोगे इसमें, क्योंकि वहां पे लॉ है कि अगर शादी के बाद दोनों की इनकम स्पाउस के इक्वली बढ़ जाती है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसमें रिपोर्ट करोगे। क्विकली हम लोग बात कर रहे हैं, आप इसमें डिटेल्स में पढ़ लेना है। एसेट एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, ये जो भी होगा उसको फाइल करना होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम इसमें दिखाएगा सारा, वो कौन सा दिखाएगा, टोटल इनकम दिखाएगा, टीआई एंड टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये सारा जो इस कॉलम में आप जाओगे तो सारा कैलकुलेशन आपको दिखाएगा, ठीक है। अब डिटेल्स ऑफ एडवांस पे टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट, इसमें क्या होगा, शेड्यूल में आपको सारा इनकम टैक्स का दिखाएगा कैलकुलेशन, जब आप फाइल करने के बाद सबमिट करने जाओगे कि कितना आपके टैक्स लायबिलिटी बन रहा है या टैक्स रिफंड बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ईशॉप, ईशॉप क्या होता है, एम्प्लॉइज को जो भी कंपनीज ई शॉप प्रोवाइड करती हैं, तो अगर ई शॉप के थ्रू आपको मिला होगा तो उसकी रिपोर्टिंग आपको शेयर्स तो आपको करनी होगी, ठीक है। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स, सैलरी और टीडीएस, अगर कोई भी टैक्स हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसमें शो करेगा। अगर आपने प्री फिल को डाउनलोड किया है तो जो भी आपका एम्प्लॉयर हो या आपके अगेंस्ट कोई भी टैक्स डिडक्ट हुआ है और टैक्स आपके पैन पे रिपोर्टिंग हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो इनकम टैक्स की साइट पे दिखाएगा, और इनकम टैक्स साइट आपको ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड करके दे देगा, आपको जरूरत नहीं है। और वेरिफिकेशन, तो ये कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग फटाफट ये समझेंगे कौन कौन से कॉलम है और उस कॉलम में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, क्या क्या डिटेल्स फिल करना है। जरूरी नहीं है इसमें सारी डिटेल्स फिल करने हैं, मैक्सिमम मैंने रखा हुआ है, कुछ कुछ हटा दिया जो एक्सेप्शनल नहीं होती हैं किसी के पास, और फिर इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। प्री फिल ऑलरेडी हमारे पास है, उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, और जिससे सारी आपकी केवल पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही नहीं, जो भी आपकी टीडीएस रिपोर्टिंग हुई है, जो सेविंग की अगर टैक्स कटा है, जो एफडी पे टैक्स कटा है, कोई भी आपके शेयर परचेज हुए हैं, बाय हुए हैं, वो सारी डिटेल्स आपकी कैपिटल गेन से रिलेटेड सब कुछ दिखा देगा। आपको मैक्सिमम डिटेल्स आपको मिलेंगे, आपको क्रॉस वेरीफाई करना होगा। तो चलिए इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करते हैं और सारी डिटेल्स को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, सो दैट पता चल जाएगा। ये प्रीफिल ऑलरेडी हमने कहाँ से डाउनलोड करी है, इनकम टैक्स की साइट पे, उसमें सारी डिटेल है, ना केवल पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी, बाकी आईटीआर की जो भी, टीडीएस की जो भी आपकी रिपोर्टिंग हुई है आपके पैन नंबर पे, वो सारी इनकम टैक्स की साइट पे मिल जाएगा। आपकी जितनी भी टीडीएस कटी है, चाहे एम्प्लॉयर ने रिपोर्ट किया हुआ है और कहीं टीडीएस पे किया हुआ है, सारी रिपोर्टिंग मिल जाएगी। तो ऑटोमेटिकली वो सारा इंपोर्ट हो जाएगा आपकी एक्सेल पे। तो आपको कुछ इतना ही डायनेमिक एक्सेल बनाया हुआ है, और ये नहीं केवल एक, सारे जितने शेड्यूल हैं जहां भी एप्लीकेबल होगा वो टैक्स ऑलरेडी रिपोर्टेड हो जाएगा फटाफट। आपको बस पॉपअप आता जाएगा, आपको चेक करते रहना है, उसको क्लिक करते जाना है, सब कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद उसको क्रॉस चेक करिएगा और आगे की डिटेल्स आपको फिल करते रहिएगा। सिंस जिसकी हम फाइलिंग कर रहे हैं उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स सेल किए हैं, जिसकी वजह से उनकी रिपोर्टिंग एलिजिबिलिटी आईटीआर 2 में फाइल हो रही है। अगर आपकी एक से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है और उस पर इनकम आती है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है, तब भी आप आईटीआर 2 में फाइल कर रहे हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तब भी आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे, या आपकी कोई डिजिटल एसेट सेल किया है, बाय किया है, उस पर अगर आपकी इनकम है तब भी आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। तो जो भी एलिजिबिलिटी है आपकी, अगर आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं, कैपिटल गेन अगर कोई प्रॉपर्टी सेल आउट किया है, शेयर सेल आउट किया है, उस तब भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे केवल इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर वो आईटीआर 1 में एलिजिबल नहीं है और आईटीआर 2 फाइल करना पड़ रहा है, तो हम लोग आज आईटीआर 2 को बहुत इजी वे में और क्विकली समझेंगे, ठीक है। सारे हेड्स को तो हम लोग नहीं कवर करेंगे, बट मैक्सिमम चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो ये देख रहे हैं आपने, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली कैप्चर होती जा रही है और सारा कुछ डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। तो चलिए, अब सारी डिटेल्स डाउनलोड हो गई है। अब ये देखिए डिटेल्स ऑटोमेटिकली उठा लिया है अपनी इनकम टैक्स की साइट पे, जैसे हमने प्रीफिल डाउनलोड किया है, ठीक है। जिस पर्सन हमने फिल कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली उठा लिया है। अब हम लोग चलते हैं वैलिडेट करके देखेंगे कि क्या क्या इंक्वायरी मांगता है। बहुत सारी चीज़ें मांगेगा, एफआईआई मांग रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जितने भी चीज़ें हैं तो हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है, क्या क्या है। अब यहाँ पे अगर रेजिडेंट स्टेटस, क्या आप रेजिडेंट हैं, अगर इंडियन रेजिडेंट हैं तो आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर नहीं है तो एनआरआई हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप कितने टाइम से रह रहे हैं, कंडीशन फॉर रेजिडेंट स्टेटस। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा जूम करेंगे।
तो पता चलेगा ऑप्शन। इसमें दिख रहा है कि यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, अगर उससे ज्यादा टाइम के लिए रह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन पूछ रहा है। अगला ऑप्शन रेड में, अब इसमें क्या पूछ रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएससी ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम नहीं लेना चाहते हैं सो बाय डिफॉल्ट रहेगा नो, अगर ऑप्ट आउट नहीं करना चाह रहे हो तो नो ही रहेगा, अगर ऑप्ट आउट करना चाहते हो तब यस। मतलब ऑप्ट आउट का मतलब आप नहीं लेना चाह रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट रहेगा नो ही। अब देखिए जैसे हमने ओल्ड रिजीम को चुना, ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, ओल्ड रिजीम के हिसाब से सारा चीज अप्लाई कर दिया। इतना डायनेमिक है ये एक्सेल, इसलिए लेट भी हुआ आने में। अब सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, सारे जितने भी डिडक्शन हो गए, जितने भी एलिजिबिलिटी हो गई, सारी ओल्ड के रिजीम के अकॉर्डिंगली उसने अपने आप चेंज कर दिया सारा एक्सेल। अब आ रहा है वेदर यू आर एन एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, अगर है तो आपको सेलेक्ट करना होगा या नहीं। अब बोल रहा है कि आर यू गवर्न बाय द पोर्चुगीज सिविल कोड, ऑलरेडी नो लिखा हुआ है जो हमने डिस्कस किया था। वेदर यू आर ए डायरेक्टर इन कंपनी एट एनी टाइम, अगर आप कंपनी में डायरेक्टर रहे हो, एज इंडिविजुअल हम लोग फाइल कर रहे हैं तो सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप नो। ठीक है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या होता है, जब भी आप 50 करोड़ या उससे की ट्रांजेक्शन होती है तो आपको अपनी एंटिटी को रजिस्टर करना होगा, एलईआई नंबर लेना होगा और वो उसकी डिटेल्स फिल करनी होती है। ऐसा कुछ है आपका ट्रांजेक्शन, पर ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, 50 करोड़ क्रॉस होता है कोई भी ट्रांजेक्शन, आपका डिपॉजिट हो गया, विड्रॉल हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, ऐसा कोई इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन होती है और जो भी उसमें क्रॉस करती है उसको फिल करना होगा। वेदर यू हैड अनलिस्टेड इक्विटी, शेयर मार्केट में लिस्टिंग के पहले अगर कोई शेयर आपने परचेज किया है किसी कंपनी का तो वो आपको डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हमने फिल कर ली। अब चलिए हम लोग वैलिडेट करते हैं, बताता जाएगा 115H। अब ठीक है, 115H कहाँ रह गया, 115H, डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H इन केस ऑफ रेजिडेंट, क्या है मतलब अगर आप रेजिडेंट हैं, 115H मीन्स अगर आपको फॉरेन इनकम कोई है, ठीक है, तो वो आप उसमें डिक्लेयर करना होगा। अगर कोई फॉरेन से सैलरी पा रहे हैं और फॉरेन से आपकी कोई और इनकम आ रही है, इन्वेस्टमेंट रहा हो, तो अगर नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको फटाफट हम लोग वैलिडेट करके देखेंगे कि सारा हो गया ओके। तो ये फर्स्ट जनरल सीट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट सीट पे। प्रीफिल डाउनलोड करने के बाद देखिए सारी रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली हो गई है। तो ये पर्सन जो है ये दो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को पहला रिपोर्टिंग, दूसरी, अब ये सारा दिखा रहा है। अब हम लोग एक नेम ऑफ एम्प्लॉयर ऑलरेडी, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर क्या है एम्प्लॉयर उसको हम लोग देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसा भी जो भी ऑप्शन आ रहा हो। ठीक है, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर अगर टाउन सिटी सब कुछ एम्प्लॉयर का आ गया। बेसिक सैलरी उन्होंने ऑलरेडी ले रखी है, अगर बेसिक सैलरी के अलावा भी कोई सैलरी है आपका तो वो आपको कैलकुलेट करोगे, अगर नहीं तो नो। अब अदर बेनिफिट्स कुछ हैं तो ऑटोमेटिकली, अगर आपके पास नहीं है अदर बेनिफिट्स तो सारा चीजें मैच कर लीजिए कि सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला दूसरा बैंक का इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, बेसिक सैलरी, अदर बेनिफिट्स और ऑटोमेटिकली आया हुआ है। अब आते हैं उसके अलावा भी कोई आपको बेनिफिट्स मिलता है, जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस लिया हुआ है, उसके अलावा कोई रेम्यूनरेशन आपको मिल रहा है, तो ये सारे ऑप्शन है आप देख सकते हो, जो भी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि ये पॉपअप आएगा। ये एक बग है जो मैंने रियलाइज किया, अगर नहीं सेलेक्ट करते हो, अगर इसको छोड़ देते हो तो ये बार बार पूछता रहेगा आपसे। अब ये क्लीन हो गया। ठीक है, अगर आपका है आप सेलेक्ट करते जाएंगे। अब इसमें देखिए ऑटोमेटिकली ये ओल्ड रिज्यूम सेलेक्ट किया है तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ऑटोमेटिकली इसने अप्लाई किया हुआ है। अगर आप एचआरए की डिटेल्स आप सबमिट करना चाहते हैं, अगर कुछ है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा कि मेट्रो सिटी में है, क्योंकि मेट्रो सिटी का जो एचआरए 50%, नॉन मेट्रो का 40%, उसके अपने एक्चुअल एचआरए की डिटेल्स आपको फिल करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैलिडेट, आपको बता देगा कोई डिटेल्स रह गया है। तो पूछ रहा है कि वैल्यू 17.2 का फर्स्ट रो में वैल्यू आपको फिल करनी है। ठीक है, क्या है, अदर बेनिफिट्स का नाम लिखना है, कोई अदर नाम डाल दीजिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही पूछेगा ये, तो अदर। चलिए अब क्या बोल रहा है, 17 का 3, 17 का 3 क्या है, अब यहाँ पे 17 का 3 में तो कोई ऑप्शन नहीं है, हो सकता है 0 है इसलिए मांग रहा है। चलिए अब देखते हैं वैलिडेट करके,
ये हट गया। अब क्या बोल रहा है लास्ट में भी, इसका भी 17 का 3 में 0 है, तो ये बग है। अब वैलिडेट करते हैं, देख रहे हैं क्या आ रहा है। अब से क्या मांग रहा है, रेंट, रेंट की डिटेल मांग रहा है। तो रेंट अगर जो भी है आपका वो आपको फिल करना होगा। अब प्लेस वर्क आपने सेलेक्ट कर लिया, मेट्रो, इनका एक्चुअल रेंट जो पे किया है इन्होंने वो 1,52,000 का पे किया है, ठीक है। सैलरी एज पर सेक्शन 1, बेसिक सैलरी, सेक्शन 1 क्या है, बेसिक सैलरी की बात कर रहा है। बेसिक सैलरी अगर सेक्शन 1 में आपकी कितनी है, तो इनकी केस में जो है वो 4,14,000 है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आपने दिखा दिया है। अब देखते हैं शेड्यूल ओके हो गया है, मतलब हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। अब इसमें हमने रेंट की बात भी डाल दी, कितना रेंट पे किया, कितना बेसिक सैलरी मिला, और एक्चुअल रेंट उसको डिडक्ट करके अकॉर्डिंगली आ गया। अब हम लोग चलते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे। हाउस प्रॉपर्टी अगर क्या है, इसमें देखिए डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लीज रेफर इंस्ट्रक्शंस। अगर आपकी कोई इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से आती है तो वो इसमें आप फिल करेंगे। इनके केस में कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, अगर वो होती तो आप इसको फिल करेंगे। हाँ ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम नहीं है। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो इन्होंने, इनका लोन चल रहा है, तो उस लोन को हम लोग फिल करेंगे फटाफट। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कितना आपका लोन है, लोन टेकन फ्रॉम कौन से ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, इन्होंने बैंक से लोन लिया, और वो भी एक नहीं दो दो लोन चल रहा है, उसको हम लोग फटाफट चलते हैं देखते हैं। होम लोन, ठीक है। तो पहला कौन सा चल रहा है, फिल करते रहेंगे। सेंट्रल बैंक लोन, आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए, डेट ऑफ सैंक्शन, हम ले रहे हैं टोटल अमाउंट, कितने का लोन खरीदा है, लोन लिया हुआ है, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट कितना पे किया है एज पर अंडर सेक्शन 24B। फिर कोई बैंक अगर और लोन चल रहा है तो वो फिल कर लेंगे, ठीक है। ये जस्ट एक दिखा रहे हैं हम लोग, तो मेनली ये है। चलिए कंप्लीट ही करते चलते हैं। एक तरफ कैलकुलेशन है, जो ये कैलकुलेशन है जो आपको बैंक से लेनी पड़ेगी। तो ये हमने बैंक की डिटेल डाल दी है, कौन कौन सा लोन चल रहा है, और उस लोन को जो हम आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B, जो भी इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। जो प्रिंसिपल पे किया है वो 80C में मिलेगा, और जो इंटरेस्ट पे किया है वो 24B में मिलेगा। बट ओल्ड रिजीम में अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तब भी आपको ये, आपको इंटरेस्ट क्लेम कर पाओगे 2 लाख तक। अगर आपने न्यू रिजीम किया हुआ, तो अगर लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं है तो ये इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड इनकी है, तो इनको ओल्ड रेजिम में ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हमने फिल कर दी, वैलिडेट करते हैं, ओके, ये क्लियर हो गया। अब इनका लोन का डिटेल आ गया। अब कैपिटल गेन्स में चलते हैं। तो इसमें अभी हम लोग कैपिटल गेन्स के स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, या तो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो या शेयर सेल कर रहे हो, इनके केस में शेयर सेल है, वो भी छोटा सा अमाउंट है। तो फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, अगर आप लैंड और बिल्डिंग आपने खरीदा है और उसको आप बेच के उसके, अगर उसके अगेंस्ट जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, तो वो आप यहाँ पे डेट ऑफ परचेज सेल की डिटेल सारे फिल करोगे। अगर आप शेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम नंबर 2 की बात करें, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर 111111 है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल पर्सन, अगर आपको यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन बनाना है वो ये देखना है कि आपको
23 जुलाई के पहले अगर शेयर सेल किया, बाय किया 23 जुलाई के बाद में, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली आपका टैक्स लाइबिलिटी बनती है। क्योंकि 23 जुलाई के पहले का जो टैक्स था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे 15% था और 23 जुलाई के बाद जो है 20% हो। तो आपको इसमें देना है डिडक्ट। चलिए हम लोग देखते हैं फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितने का सेल किया। हमारे केस में जो 23 जुलाई के बाद का हुआ है, ठीक है, तो 6953। अब जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 6002, बहुत छोटा सा 951 का था, हाँ 951 आ गया। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन एंटिटी इन्वेस्टर है तो उसके लिए ये कॉलम है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप चूज करते जाइएगा कि आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हैं, आप उसको पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, क्योंकि अगर सबको कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग इसके अकॉर्डिंगली चेक करते जा रहे हैं कि किसकी क्या एलिजिबिलिटी बन रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसको वैलिडेट कर, ठीक है। ये बोल रहा है कि इंश्योर करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की, फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी कंपनी यूनिट और एनी यूनिट बिजनेस ट्रस्ट और विच एवर इज, ठीक है। तो हमने इनके केस में इन्होंने क्या हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी है, तो शेयर जो है, अब इसमें देखिए ऑन और बिफोर शेयर 31 जुलाई के पहले वो खरीदा था म्यूचुअल फंड, तो उन्होंने बाद में खरीदा, तो हमने आफ्टर आफ्टर खरीदा था आफ्टर, उसके बाद इनका जो सेल है वो आफ्टर 23 जुलाई के बाद का है। अब इसमें क्या हुआ है कि कंसोलिडेटेड मांग रहा है, ज्यादा आपको एक एक इक्वली भरने की जरूरत नहीं है, पहले होता तो मांगता। तो फिर फुल वैल्यू कंसिडरेशन जो पूछ रहा है कितने का सेल किया, 107155 का। अब कॉस्ट कितने का पूछ रहा है, कितने का पड़ा, ये इसमें पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर कोई है चार्जेस, तो एसटीटी यूज कर सकते हैं, जो नील हम डाल रहे हैं बहुत नॉमिनल है, तो 74,000 हमने ये किया। अब जो इनका आ रहा है कैपिटल गेन्स 33,000, ठीक है, इसको वैलिडेट करते हैं, ये भी ओके है। तो ये क्लियर हो गया। अब ये 115 के लिए जो एंटिटी है उसके सारी डिटेल्स इसमें आएंगी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वीडीए वर्चुअल एसेट। अगर वर्चुअल एसेट अगर आपने कोई सेल किया है, बाय किया है, अच्छा इसमें आपने बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, अगर वर्चुअल एसेट सेल कर रहा है, बाय उससे कोई अगर गेन हुआ है कैपिटल, तो वो यहाँ पे फिल कर। अगर आप एंटिटी हो जो इसी में ट्रेडिंग करते हो तो आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी, वो आप ITR 3 में फाइल करोगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो अगर आप बिजनेस की तरह अगर ये काम कर रहे हो तो ITR 3 में फाइल करोगे, वो आपका बिजनेस इनकम हो गया। बट एज एन इंडिविजुअल अगर आपकी कोई इनकम है इससे, तो वो आप इसके थ्रू ITR 2 में वीडियो में फाइल करोगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अदर सोर्सेज इनकम पे। कोई अदर सोर्सेज इनकम है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, कहीं पे आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो जाएंगी, और नहीं होंगी तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ऑलरेडी इसने ITR की साइड से उठाया, क्योंकि हमने प्री फिल में फिल किया था, ऑलरेडी सारी डिटेल्स इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर सेविंग अकाउंट पे होगा तो आपको रिबेट मिल जाएगा 10,000, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता जाएगा, ठीक है, और इसमें दिखाता जाएगा। 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपकी इनकम है, ये देखिए आपको आ गया सैलरी पे आपकी इतनी इनकम है टोटल। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में कोई एलिजिबिलिटी होगी अगर बिफोर 23 जुलाई का तो आता, आफ्टर 23 जुलाई का है, देखिए ऑटोमेटिकली 20% कैपिटल गेन्स में दिखा रहा है 951, ठीक है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अगर होता 10% 23 जुलाई के पहले तो आपका 10% में आता है, 23 जुलाई के बाद का अगर शेयर किया है, सेल किया है, अगर उस पर कोई इनकम है तो 33,000 जो भी इनका है वो 23 जुलाई के बाद है, तो 12.5% में आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अदर कोई एक्सपेंसेस, अदर कोई इनकम है, तो सारा ये जो, तो इस कॉलम में आपका सारा चीजें कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली ये दिखा रहा है, ठीक है। अब आते हैं, कोई आपका इनकम लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होगा, फॉर एग्जांपल किसी साल का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर इस साल का लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली दिखाएगा, प्रीवियस साल का आपको फिल करना होगा कि आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो अगले साल तक, ठीक है। ये जो है, ये जो कॉलम है ये क्या है, सेट ऑफ का केस है। अगर कोई इनकम है और आपकी लॉसेस हुई हैं तो वो इसी साल सेट ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। उसका जो शॉर्ट टर्म का है शॉर्ट टर्म लॉस के साथ कैपिटल गेन के साथ, लॉन्ग टर्म का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ लॉसेस हो सेट ऑफ हो जाएगा।
ये केस जो है कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो इस कॉलम में, तो आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए डिटेल चाहिए होगी। अगर कोई है तो आप एंटर करोगे, सेम ईयर का कैरी फॉरवर्ड होगा, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके दिखा देगा। ठीक है, अब 80C में चलते हैं। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, चीजें हैं, तो वो आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, इनके केस में क्या होगा, ELSS भी लिया हुआ है, तो ये आपका 80C के अंदर ये कवर हो गया है। आप इसको वैलिडेट करोगे, जो भी चीजें होगा इसमें क्या आ सकता है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आ सकता है, होम लोन का प्रिंसिपल पे कर रहे हो वो भी इसमें कवर होगा, आप इसको रिबेट ले सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम ले सकते हो, म्यूचुअल फंड में ELSS में डिपॉजिट करा होगा आपको, उसको टैक्स सेविंग, अगर कोई और भी प्लान लिया होगा तो FD अगर करी होगी, तो बहुत सारे ऑप्शन है 80C के अंदर, जो भी किया होगा आपने वो आप इसमें फिल कर सकते हो, 1,50,000 के अंदर आ सकता है। ठीक है, अब आ गए हम लोग 80G में, कोई डोनेशन दिया होगा तो वो, तो 80G में हम लोग का कोई डोनेशन नहीं है, तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, वैलिडेट करते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 80D में अगर मेडिक्लेम वगैरह लिया होगा तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई सीनियर सिटीजन है एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, तो आपको सेलेक्ट करना है यस, अगर नहीं है तो नो। तो आपका इसमें अमाउंट फिल करना है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या लिया हुआ है, नेम ऑफ द इंश्योरेंस, पॉलिसी नंबर, अमाउंट कितना लिया। 80D में अगर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपने कुछ लिया हुआ है तो आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अब डोनेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर आपने कोई डोनेशन दिया होगा तो वो आप इस कॉलम में फिल करेंगे। हम लोगों ने कुछ डोनेशन नहीं दिया है तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग 80E 80EE और 80EEB की तरह, अगर कोई लोन ऐसा है जो हायर एजुकेशन के लिए हुआ, वो लोन आपकी, अगर आपकी फर्स्ट होम है, आपकी पहला होम लोन लिया हुआ, पहला होम बाई किया 2022 के पहले लिया हुआ है, तो आप फाइल कर सकते हो। तो इस ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं है, तो हम लोग इसके लिए भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपकी जो भी डिडक्शंस हैं वो सारा इसमें दिखा रहा होगा। ठीक है, 80C 80D अगर कुछ रह रहा होगा तो इसमें आपको फिल करना होगा। लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन, ग्रोथ, 80CC, ठीक है, 80CCD और सेंट्रल गवर्नमेंट का इनका NPS भी है, तो NPS भी पैन नंबर डाल दिया क्योंकि मैंडेटरी है अगर आप NPS लेते हो। तो ये टोटल आ गया आपका, क्लियर हो गया। इसमें आपको 80C के जो भी डिटेल्स हों ऑटोमेटिक दिखा रहा है, कितना आपको सिस्टम में मिलेगा, 1,50,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, इनके 163 था। 80G के अंदर, 80CCD के अंदर NPS इनको था, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। इसमें सारी डिटेल्स आती जाएंगी, कोई इंटरेस्ट आपको लोन हायर एजुकेशन के लिए जो था, 80G डोनेशन कोई किया था, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगी। वैलिडेट करते चलते हैं हम लोग। 80U और 80DD क्या है, तो ये जो कॉलम है, चलिए ये कॉलम को हम लोग समझ लेते हैं कि पर्सनल डिटेल्स ऑफ डिडक्शन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के केस में गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया होगा, तो अगर कोई डिसेबिलिटी से है, पर्टेन करता है, तो वो इसमें फाइल कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग फटाफट, डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो 80DGC में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज को दिया हुआ है तो वो आप इसमें फाइल करोगे। अगले पे आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल। इसके अंदर क्या है कि 115JD में कि वो इंडिविजुअल जो कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं और अपनी सारी डिडक्शंस में दिखाते हैं, उसको कोई भी इनकम नहीं दिखाते, तो उनको भी बेयर मिनिमम उनको टैक्स पे करना है। तो अब आ गया आपका स्पेसिफाइड पर्सन, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, इंडिविजुअल इन इनकम ऑफ द SSC। अगर आपका कोई चाइल्ड है, वाइफ है, उसकी कोई इनकम है और वो आप में क्लब हो रही है, तो वो आपको डिक्लेयर करना होगा। इसमें अगर क्रेडिट है, आपको लेना है, तो वो 115JD में आपको क्रेडिट लेने के लिए इसमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं EI, एग्जम्प्टेड इनकम। एग्जम्प्टेड इनकम क्या हो गए, वो इनकम जिस पे आपको टैक्स लाइबिलिटी देनी ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं होगा आपको टोटल इनकम में। जैसे क्या होगा, ग्रॉस एग्रीकल्चर, अगर आपका एग्रीकल्चर से इनकम है तो वो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आपका इंटरेस्ट इनकम ऐसा जो एग्जम्प्टेड है, देखिए ये आ रहा है, बग आ रहा है, देखिए ये एनी अदर सेलेक्ट है, जब तक कि हटाएंगे नहीं वो बग नहीं जाएगा। देखिए ओके, तो ये भी आपको देखना होगा कि एक्सेल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहां ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ जाती हैं, वो हटा देंगे और बग चला जाएगा। ठीक, अब आते हैं डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी आउटसाइड इंडिया से आपको सैलरी मिलती है और इनकम है, तो वो आपको इस कॉलम में फिल करना है। ठीक है,
अगले पॉइंट पे चलते हैं, समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम टैक्स पेड आउट। अगर कोई टैक्स रिलीफ आप चाहते हो, जो टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा है, क्योंकि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना है, वहां पे उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है, तो वो आपको समरी ऑफ टैक्स डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉइंट अपॉर्शनमेंट ऑफ रिसीट बिटवीन स्पाउस गवर्नमेंट बाय पुर्सगिल। अच्छा, ये जो है, ये अपॉर्शनमेंट है, क्या है कि जब पुर्सगिल सिविल कोड में क्या है कि जो भी अगर शादी के बाद स्पाउस की इनकम दोनों इक्वली हो जाती है, अगर हस्बैंड के वाइफ के साथ, वाइफ के हस्बैंड के साथ, वहाँ का ऐसा लॉ है। तो अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जो आपको इनकम मिली हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और आपकी स्पाउस की इनकम आप में ऐड हुई है, तो वो उसमें हेड में इंक्लूड करना है। वो वहीं गोवा, वहां से रिलेटेड लोगों के लिए है जो वहां पे से बिलोंग करते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी डिक्लेयर करना है, इसमें आपको डिक्लेयर करते जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो आ गया टोटल इनकम एंड टैक्स ऑन टोटल इनकम कॉलम पे। इसमें आपकी जो भी टोटल इनकम बन रही है और टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो इनकी टोटल जो है इनकम, ऑलरेडी इनको जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके सब कुछ एक्सेल में खुद ही दिखा रहा है। देखिए 35,603, 35,60 इनको रिफंड करने के लिए बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी इन्होंने टैक्स पे कर रखा है, कैलकुलेट किया हुआ सब कुछ ऑटोमेटिकली। आपकी जो भी टीडीएस डिडक्टेड अगर एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया हुआ है, तो ओवरऑल कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा। और यहाँ पे अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो वो उसको कैलकुलेट करके बताएगा और आपको पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती, कैसे बनती, तो 14 की अगर कॉलम पे एग्रीबल टैक्स लायबिलिटी, अगर यहाँ पे मान लीजिए इसकी 50,000 होती, और जो 15 ई में पे किया है 35,000, तो 50,000 उसको पे करना होता, 35 पे किया होता, 15,000 और पे करना होता, ठीक है। बट यहाँ पे 0 है, 35 पे किया हुआ, तो इसकी टोटल लायबिलिटी जो है पे करने की कुछ नहीं है, किस में आ जाएगा, ये रिफंड में आ जाएगा। तो रिफंड के लिए जरूरी है कि आपका बैंक जो है लिंक्ड हो, बैंक अकाउंट लिंक्ड हो, और उसमें टिक होगा किस में पे करना है। क्लियर हो गया। तो ये हम लोग उनकी रिफंड कब आ रहा है ये भी क्लियर हो गया, हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, आगे पॉपअप, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन इन शेड्यूल पार्ट बी, टैक्स ऑन टोटल इनकम इन पॉइंट 19। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट 19 पे। हाँ, आपके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई इनकम रही हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो सेलेक्ट करेंगे यस, अदरवाइज नो। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, वैलिडेट करते हैं। ओके, आ गया ओके। यहाँ पे हो गया, इनकम टैक्स की साइट पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब कहीं भी कुछ भी कैलकुलेट कर लिया। ई सॉप जो है, जो एम्प्लॉइज को कंपनी शेयर देती हैं, अगर उसके एम्प्लॉय स्कीम के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई शेयर मिला है, एज एन एम्प्लॉय आपको शेयर मिला है कंपनी से, तो उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। टीडीएस, यहाँ टीडीएस की डिटेल्स आपकी जो भी होगी ऑटोमेटिकली दिखाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रखा है। तो ये सारी चीजें हैं जो इनको, तो यहाँ पे टीडीएस की डिटेल्स ऑलरेडी दिखाएगा। देखिए इनका जो है इनकम पे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट किया हुआ था कंपनी ने, और इनको दिखा रहा है कितना इनका टीडीएस बना हुआ है। ये क्लियर हो गया। टैक्स लायबिलिटी के बारे में भी दिखा दिया। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जब भी जो टोटल इनकम और टैक्स ऑन टोटल इनकम पे जब भी आपने वैलिडेट किया, तो आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है, सो दैट वो जहां भी एरर्स होगा देखेगा और बताएगा कि कोई चीज छूट रहा है क्या। इफ द बेनिफिशियरी ऑफ क्वार्टरली कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन इज शॉर्ट, सेम मे बी क्लेम बाय मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन। ठीक है, आप देखते रहिएगा। चलते हैं हम कैपिटल गेन्स में, इसको ही फिल करना है ताकि आपकी कोई एडवांस अगर टैक्स की लायबिलिटी तो नहीं बन रही है, तो क्वार्टरली वाइज होता है 951। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कितनी बन रही थी, 33,155, 12.5 के हेड में था 33,155। ठीक है, ये हो गया। फिर से वैलिडेट करते हैं, तो ये हमें डिक्लेयर करना है ओके। तो फिर हम लोग आ गए हैं, एरर को कंप्लीट करके चेक कर लिया है। अब हम लोग सबमिट करते हैं, वैलिडेट करके देखते हैं सब कुछ ओके है। ओके है, अब हम लोग फिर से कैलकुलेट टैक्स करते हैं। कैलकुलेट टैक्स करेंगे, वो बता देगा अगर कोई एरर होगा, ये तो वो कैलकुलेशन करके कंप्लीट कर देगा। यस, कैलकुलेट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरेट जेसन करेंगे। जनरेट जेसन करेंगे, ऑटोमेटिकली ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने अभी क्या किया, जेएसएन को जनरेट किया। अब हमने जेएसएन को सेव किया। जेएसएन जैसे ही सेव होगा, आपके पास आ जाएगा ऑप्शन कौन सी फाइल पे, कौन सी लोकेशन पे सेव किए। और जैसे ही जेएसएन जेएसएन की फाइल, इनक्रिप्टेड फाइल, जो भी आपने फाइल
फिल करी है, जो भी एक्सेल को फिल किया है उसको क्या होगा, जेएसएन जनरेट करेंगे। जेएसएन जनरेट करने के बाद जेएसएन को सेव करेंगे और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाएगा और आपके लोकेशन पे सेव हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, वो आपका फॉर्म सेव हो गया होगा। और आपको अब क्या करना है, इनकम टैक्स की साइट पे हम जाएंगे, इनकम टैक्स की साइट पे डाउनलोड करके और इसी जेएसएन फाइल को अपलोड कर देंगे और फिर सबमिट करेंगे और फिर वहां पे भी ई वेरिफिकेशन आएगा, उसको भी हम लोग प्रोसेस वाइज देखेंगे। अब तक के लिए ये एक्सेल का काम कंप्लीट हो गया और जेएसएन जनरेट होने के बाद सेव भी हो गया है। देखिए जैसे ही क्लिक किया हमने, आपके पास पॉपअप आ गया कि आपका जेएसएन जनरेट हो गया है। अब जेएसएन फाइल को क्या करना है, incometax.gov.in पे लॉगिन करके ई फाइल में जाइए, ई फाइल सेक्शन में जाइए और उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में आपको ये अपलोड करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक्सेल को यूटिलिटी को फिल किया और उसकी जेएसएन फाइल प्रिपेयर कर ली। जेएसएन फाइल जो सारी हमने रिपोर्टिंग करी है एक्सेल में, उसकी इनक्रिप्टेड फाइल है जो पीडीएफ में तैयार हो जाती है। ठीक है, अब उस जेएसएन फाइल को हमें क्या करना है, इनकम टैक्स की साइट पे अपलोड करना है। तो हमने अभी इनकम टैक्स की साइट लॉगिन करी है, आपके अपने आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग असेसमेंट ईयर चूज करेंगे। असेसमेंट ईयर क्या होगा, करेंट असेसमेंट ईयर मींस, तो जैसे ही फाइनेंशियल कंप्लीट होता है उसकी टैक्स रिपोर्टिंग जिस ईयर में होती है उसको क्या कहते हैं, उसको करेंट असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो असेसमेंट ईयर हमने चूज कर लिया। अब बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन में इनकम टैक्स ITR 2, 3 ऑप्शन नहीं देता है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और ITR 2 फाइल करना है और अगर ऑप्शन नहीं दे रहा है ऑनलाइन में, तो ऑफलाइन में हम जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे क्या ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना है या कोई रिवाइज उसमें कोई रेक्टिफिकेशन है। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। आर यू ऑडिटेड 44 और पॉलिटिकल पार्टी एज पर सेक्शन 13A, अगर कोई है आपकी एंटिटी जो ऑडिट है या छोटी एंटिटी है तो इसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, या अगर पॉलिटिकली पार्टी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिक्लेयर दे सकते हो। ठीक है, हम ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ITR टाइप में, कौन सा फाइल करना है, 1, 2, 3, 4। तो हम लोग 2 की फाइलिंग कर रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल है और उसकी एलिजिबिलिटी 1 में नहीं बन रही क्योंकि उसकी कैपिटल गेन है और अदर इनकम है जिसकी वजह से ITR 2 फाइल कर रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल नहीं हो, अगर आप बिजनेस एंटिटी है और आपको ITR 3 फाइल करना है तो वो भी सेम प्रोसेस है, आपको सेलेक्ट करना होगा ITR 2 और 3। तो यहाँ पे हम लोग ITR 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा इसने क्या करा, अटैच ITR फॉर्म जो हमने जेसन फाइल बनाई है उसको सीधे जाके हमको अटैच करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये फाइल हमें अपलोड करनी है। ठीक है, और अब क्या करना है, डायरेक्टली ये फाइल अपलोड होगा इनकम टैक्स की साइट पे। जैसे ही अपलोड होगा वो आ जाएगा ऑप्शन कि वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, इंस्टेंट वेरिफिकेशन आधार OTP के थ्रू कर सकते हैं। तो हमें क्या है, हम डायरेक्टली अभी कंप्लीट कर रहे हैं वेरिफिकेशन के साथ फाइलिंग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंट वेरीफाई करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, जो भी ऑप्शन हो, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार पे, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार लिंक्ड है तो आधार के थ्रू OTP आएगा और उस OTP के थ्रू आप वेरीफाई कर पाओगे। ठीक है, कंटिन्यू। तो ये प्रोसेस है कि आप अलाउ करोगे कि हाँ जनरेट आधार OTP और इस तरीके से आप सबमिट कर पाओगे। ठीक है, तो आज हमने अपनी एक्सेल को भी सीखा कैसे बनाते हैं और ऑनलाइन फाइलिंग को भी अपलोड कैसे करते हैं ऑफलाइन में जाके, ये भी सीखा। तो हम लोग एंटर करते हैं। ठीक है, अब पॉपअप आ रहा है कि कंफर्म कर दे, क्योंकि एक बार जब सबमिट हो गया तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम लोग सबमिट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है इनकम टैक्स ITR 2 आज हमने लाइव फाइल करी है और देखा है इनकम टैक्स की साइट पे कि कैसे हम लोग ऑफलाइन यूटिलिटी को फिल करेंगे और उसको फाइल करेंगे। अगर आज के मेरे वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी हेल्प मिला हो इनकम टैक्स की फाइलिंग में या उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर जरूर करिए, ताकि जो लोग अगर इनकम टैक्स की ITR फाइल 2 और 3 नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू एवरीवन।